हेलो बच्चों। मैं हूं शुभम गुप्ता या शुभम संभव। और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की कृतिका का पाठ 5, मैं क्यों लिखता हूं। ये जो पाठ है बच्चों, ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि ये लेखक जो है वो क्यों लिखते हैं। जिनको इस चैप्टर का बिल्कुल भी आइडिया नहीं, उनको अगर मैं बताऊं तो ये चैप्टर इस बारे में है कि कोई भी ऑथर, कोई भी पोएट, कोई भी लेखक, कोई भी कवि जब कोई भी अपनी रचना करता है, जब वो कुछ भी लिखते हैं, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है। आखिर ऐसा क्या है जिस वजह से लोग चीज़ें लिखने लगते हैं, लोगों के साथ साझा करने लगते हैं। क्या ज़रूरत है इस चीज़ की। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कवि जो है वो बैठा है किसी नदी के किनारे, उसे बहुत ही मदमस्त अनुभव हुआ जिससे उसका मन मस्ती में झूमने लगा, उसे बहुत अच्छा लगा। अब उस अनुभव को कविता के माध्यम से कागज़ पर उतारने की क्या ज़रूरत है। ये एक लाजमी सा प्रश्न है जो किसी के भी दिमाग में आएगा। हमारे दिमाग में आना मुश्किल है, पर कहीं ना कहीं लेखक के दिमाग में ज़रूर आएगा। और बच्चों, हम सब, मैं आप, हम सब कहीं ना कहीं लेखक ही तो हैं। भले ही हम कोई पाठ ना लिखे, भले ही हम कोई कविता नहीं लिखे, कोई रचना ना लिखे, पर अपनी अपनी जीवन लीला, अपनी अपनी शैली में या अंदाज में तो हम लिख ही रहे हैं। तो ये पाठ इस बारे में है कि लेखक के बारे में ऐसा क्या है जो हम अब तक नहीं जानते। ऐसा क्या है जो किसी भी लेखक को लेखनी लिखने पर मजबूर करता है। पर ये बहुत ऊपरी स्तर का मतलब है। वो कहते हैं ना, सिर्फ चमड़े चमड़े की बात मैंने आपको बताई है, पर चमड़े के अंदर जो कोर वैल्यू है वो इस बारे में है कि रचना किस आधार पे होती है। किसी भी चीज़ को आप तैयार कैसे करते हैं बच्चों। आज आप 10th में हैं, 11th 12th में होंगे, फिल्म डायरेक्टर बनेंगे, इंजीनियरिंग करना चाहेंगे, कंप्यूटर्स में जाएंगे, कोडिंग करना चाहेंगे, अरे जो भी आप करना चाहें, अकाउंट्स लेना चाहेंगे, सीए बनना चाहेंगे, जो भी करना चाहेंगे, तो एक तरीके से आप अपनी लाइफ को भी फॉर्म नहीं कर रहे। आप जो डिसीजंस ले रहे हो, सुन लो, जो आज आप करोगे, जैसे कमिटमेंट्स आप आज दोगे, जैसे डिसीजंस में आज आप अपनी लाइफ इन्वेस्ट करोगे, वैसे ही डिसीजंस जो है आगे चल करके कुछ ना कुछ बनेंगे और उन डिसीजंस के बेसिस पे आपकी लाइफ डिसाइड होगी। तो अपने जीवन में भी आप इसको उतार करके देख सकते हो, क्योंकि जैसे एक लेखक एक रचना लिख रहा है, मैंने बोला हम सब भी अपनी जीवन लीला लिख रहे हैं अपने अपने अंदाज में, अपनी अपनी शैली में। तो ये पाठ कुछ इसी बारे में है कि सिर्फ लेखन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सिर्फ किसी लिखी हुई चीज़ की बात नहीं हो रही कि लोग लिखते क्यों हैं, मैं क्यों लिखता हूँ, यानी कि लेखक अपने आप से ये सवाल पूछते हैं। और जैसे आप ये चैप्टर पढ़ेंगे ना, आपको ये भी समझ में आएगा कि लेखक ने आपको कोई इंस्टेंट जवाब नहीं दिया, क्योंकि लेखक ये खुद कहते हैं कि इस सवाल का कोई इंस्टेंट जवाब है ही नहीं। जैसे अगर ये बात, जब मैंने आपको मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ पढ़ाया था, बहुत कमाल का पाठ है, मैंने ही पढ़ाया है, आप देख सकते हैं एडू मंत्रा पर। तो जब ये जो, तो जैसे कि उसी का एग्जाम्पल देता हूँ एक, उसी, जब मैंने वो समझाया था तब भी ये एग्जाम्पल दिया था कि फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछे कि यार प्रेम शब्द का क्या अर्थ है, तो आप इसको किस तरीके से बताएंगे। द मोमेंट मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि बच्चों बताओ प्रेम शब्द का क्या उत्तर है, तो तुरंत आपके दिमाग में, अरे हमको तो आता है सर, क्या पूछ रहे हो, हम तो यूं ही बता देंगे प्रेम मतलब क्या। अरे सर, प्रेम मतलब वो मेल मिलाप, या फिर बहुत हम किसी को पसंद करते हैं, या दो लोगों के बीच या चीज़ों के बीच अंडरस्टैंडिंग, या किसी को मतलब किसी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचना। मतलब समझ पा रहे हो यहाँ हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं हर बच्चे को लग रहा है कि वो बोल सही रहा है, पर सही क्या है वो किसी को नहीं पता, क्योंकि प्रेम शब्द का कोई फिक्स्ड मीनिंग तो है ही नहीं। उसी तरीके से मैं क्यों लिखता हूँ, इसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है बच्चों। हाँ, आप ऊपर ऊपर से बोल सकते हो मेरे को ये सही लग रहा है, मेरे को वो सही लग रहा है, पर कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। उसी तरीके से कोई भी लेखक कोई रचना क्यों करता है, उसका कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है, पर लेखक ने यहाँ पे आपको एक जवाब ज़रूर दिया है। वो जवाब बड़ा कमाल का है। और जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे कभी, तो आप देखेंगे कि पाठ लिखते 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 ही लेखक ने वो जवाब खोजा है, क्योंकि इस पाठ में लेखक के बाद स्वयं कहते हैं बच्चों कि जब तक तुम लिखोगे नहीं, तुम ये जान ही नहीं पाओगे कि तुम क्यों लिखते हो। इसलिए लेखक अगर अपने आप से ये सवाल पूछ रहे हैं कि मैं क्यों लिखता हूँ, तो इस चीज़ को जानने के लिए लेखक ने ये पाठ लिखा है, और इसी पाठ में इस प्रश्न का उत्तर है। स्मरण रखना बच्चों, केवल इस प्रश्न का उत्तर नहीं, जीवन का भी उत्तर है इसमें, कि कोई भी चीज़ हम क्यों करते हैं, है ना। बात यहाँ सिर्फ एक्शंस की नहीं है, बड़े लेवल की बात करो। आज आपने ये पढ़ाई की, वो पढ़ाई की, ये तो चलो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो कि इसका ओवरऑल लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट हो। अरे आपने अपनी ज़िंदगी कैसे जी। सर मैं डॉक्टर बन के जिया, मैं सीए बन के जिया, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो तुमने काम किया ना, काम के अलावा कैसे जीवन जिया तुमने।
है ना, दानी बन करके जीवन जिया, कीर्तिमान शख्स बन करके जीवन जिया, है ना, भक्त बन करके जीवन दिया जिया, प्रेमी बन करके जीवन जिया। चुनो तो सही, उस लेवल के रचना की बात हो रही है, समझ रहे हो? जीवन कैसे जिया, क्या फर्क पड़ता है यार? हाँ, लोग तो अपना पेट कुछ भी करके पाल लेते हैं ना, पर लाइफ का अल्टीमेट पर्पस कहीं ना कहीं फिगर आउट करने में ये चैप्टर आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। या अगर उतने बड़े लेवल पे हेल्प नहीं भी कर पाया, तो कम से कम आपको ये तो क्लियर कर देगा कि एटलीस्ट फ्रॉम द राइटिंग पर्सपेक्टिव कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी भी राइटर को कुछ भी लिखने के लिए या राइट करने के लिए मजबूर करती हैं, एक तरीके से इंस्पायर करती हैं। ऑलराइट, तो ये पाठ पूरी तरीके से इसी बारे में। इस पाठ के लेखक का नाम अज्ञेय है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अज्ञेय जी, हाँ हाँ जी, मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो अज्ञेय जी जो है वो इस पाठ के लेखक हैं। अज्ञेय इनका असली नाम नहीं है, ठीक है। इनका असली नाम कुछ और है, जो आपको पाठ के आगे मैं जब आएंगे तो अब आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, ऐसे तो आपने बच्चों देखा होगा कि मेरी जो और वीडियोस होती है, अपनी और वीडियोस में मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि कुछ इमेजेस लेकर के आता हूँ, कुछ प्रेजेंटेशंस होते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको पाठ पढ़ाता हूँ। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे सर आपने तो टेक्स्ट बुक का पीडीएफ एज इट इज़ ले लिया है, क्योंकि ये जो पूरा चैप्टर है ना, इसको फ्रैगमेंट्स में नहीं तोड़ा जा सकता। बाकी चैप्टर्स में क्या होता है, स्टोरी होती है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले जो मैंने एक वीडियो शूट की थी, एक कहानी, यह भी मनु भंडारी जी की, उसमें क्या है कि लेखिका के जीवन की कहानियाँ है, कई इंसिडेंट्स हैं। पर इसमें क्या है कि एक ही आंसर है, और वो एक आंसर एज इट इज़ एक साथ दे दिया है, तो उस एक आंसर को मैं कैसे तोड़ूं? उसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए मैंने ये कहा कि इसमें इमेजेस की नहीं, इसमें शब्दों की ज़रूरत है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम पाठ को समझें, क्योंकि ये पूरा पाठ जो है एक तरीके से एक निबंध की तरह है, और एक प्रश्न का उत्तर पूछा गया है और वो उत्तर एक साथ आपको दे दिया गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब आधे पाठ में उत्तर दिया गया है, आधे पाठ में कोई और कहानी, आधे पाठ में, हालांकि इस पाठ में आपको हिरोशिमा नागासाकी की एक घटना बताई जाएगी, पर वो आंसर का ही एक पार्ट है। एनीवेज, चलिए शुरू करते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है और बड़ा कठिन भी है। अगर कुछ बच्चे चाहे तो अभी वो अपनी जो टेक्स्ट बुक कृतिका की वीडियो को पॉज करके वो निकाल सकते हैं, ताकि आप साइड बाय साइड पढ़ सकते हैं और आपको चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। या सिर्फ स्क्रीन की ओर देख सकते हैं या आवाज़ की ओर ध्यान दे सकते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लेखक शुरू में ये कहते हैं, मैं हर एक चीज़ नहीं पढ़ूंगा, आपको बता रहा हूँ, आप समझिए कि मैं क्यों लिखता हूँ ना, ये जो सवाल है इसका कोई सरल उत्तर नहीं है, ठीक है। इस पाठ का उत्तर जो है वो मैं खुद खोज रहा हूँ। लेखक इस माफ़ करना, इस पाठ का नहीं, इस प्रश्न का उत्तर इस पाठ में खोज रहे हैं। जैसा मैंने बोला, लेखक खुद कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें ये जानना है कि तुम क्यों लिखते हो, तो पहले लिखना पड़ेगा, है ना। अगर कभी तुमको किसी फिल्म मेकर या किसी डायरेक्टर, या जिसको हिंदी में हम निर्देशक कहते हैं, किसी फिल्म निर्देशक या निर्माता से तुम पूछोगे ना आप फिल्में क्यों बनाते हो या फिल्में क्यों बनाते हो, तो वो तो अपना आंसर देगा। अगर कभी तुम्हें ये जानना है कि लोग फिल्में क्यों बनाते हैं, फिल्म क्यों डायरेक्ट की जाती है, क्यों कोई भी डायरेक्टर फिल्म डायरेक्ट करता है, तो तुम्हें पहले खुद एक फिल्म डायरेक्ट करके देखनी होगी। उसी तरीके से अगर तुम्हें ये जानना है कि कोई भी लेखक क्यों लिखता है, तो पहले खुद लिख करके देखो। इसी सवाल का जवाब पाने के लिए लेखक ने ये पूरा पाठ जो है लिखा है, ठीक है। तो लेखक यही कहते हैं कि इस प्रश्न का झूठ मूठ एवं ही जवाब तो कोई भी दे सकता है। अरे मैं लिखता हूँ क्योंकि इससे मेरा मन हल्का हो जाता है, या मुझे अगर बाहर से कोई प्रेरणा मिलती है तो मैं लिख देता हूँ, है ना। प्रेरणा मतलब इंस्पिरेशन, क्या, इंस्पिरेशन, ठीक है। या फिर मतलब मतलब कुछ भी हो सकता है ना, झूठ मूठ का तो आप कोई भी जवाब लिख सकते हो कि मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए लिखता हूँ, या फिर क्योंकि मेरे पास मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर जान रहे हो, ये बहुत वेग से आंसर है, बहुत एवं से आंसर है, कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है ना। मुझे अच्छा लगता है, यार क्यों अच्छा लगता है? या फिर मेरे अंदर की क्रिएटिविटी बाहर निकल रही है इस चीज़ से। पर ये बहुत वेग आंसर है। एग्जैक्ट आंसर है कि कोई भी लेखक क्यों लिखता है, वो आपको इस पाठ में आगे मिलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं जब आप पढ़ते हैं तो इस पाठ में और क्या लिखा है, क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। क्योंकि इस प्रश्न का सच्चा उत्तर मैं क्यों लिखता हूँ, या ऐसा कहे कोई भी लेखक कुछ भी क्यों लिखता है, इसका सच्चा उत्तर जो है वो आंतरिक जीवन में है, वो बाहरी जीवन में नहीं है कि वो कैसे जीते हैं, है ना। या फिर वो कैसे पेपर पेन पे लिखते हैं। रचना तो आप अपने मन में ही लिख सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कमाल के थे। मतलब इंडिया में कंपैरेटिव स्टडीज होती है बिटवीन विलियम शेक्सपियर एंड तुलसीदास,
और तुलसीदास इज़ फार मोर बेटर देन विलियम शेक्सपियर। अब आप इस पर बहस कर सकते हैं, सर वो इंडियनों ने ही रिसर्च की है तो इसलिए ऐसा कह दिया। पर अगर आप तुलसीदास जी की रचना पढ़ेंगे, श्री राम लक्ष्मण भगवान परशुराम संवाद पढ़ के देखो, है ना, है ना, बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, है ना। क्या लिखा है, मतलब कमाल की लाइन है नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ राइमिंग की बात नहीं है, क्या एग्जैक्ट कंटेंट डिलीवर किया है, बहुत कमाल का कंटेंट है। एनीवे समझने वाली बात यह है कि तुलसीदास जी रचनाएं ऐसे ही बोल देते थे। जैसे कबीर दास जी जो हैं वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। तो आप अगर कभी देखेंगे कबीर जी के दोहे आपने बहुत सुने होंगे, बहुत पढ़े भी होंगे। एक्चुअली आपको पता नहीं ये बात किसी हिंदी टीचर ने बताई है या नहीं, पर कबीर दास जी ने खुद अपने दोहे नहीं लिखे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। ये तो जब वो गाते थे तो उनके दोहे इतने अच्छे थे और इतने डीप मीनिंग वाले थे, इतने प्रेरणादायक या इतने इंस्पिरेशनल थे कि लोग इन्हें लिखते थे और लोगों ने इन्हें उनके नाम के अंदर प्रकाशित किया है, ठीक है। उसी तरीके से तुलसीदास जी ने भी बहुत कम चीज़ें लिखी हैं, उन्होंने कबीरदास जी के मुकाबले काफ़ी चीज़ें लिखी हैं, पर कई बार तो यूं ही रच देते थे, महाकाव्य के काव्य सिर्फ बोलना शुरू करते थे और रच देते थे। लोग कहते हैं उनके ऊपर काली माता की बहुत कृपा थी, इसलिए उनका नाम कालिदास पड़ गया। हालांकि वो पहले इतने समझदार नहीं थे। ये काफ़ी रोचक कहानी है, काश मैं आपको बता पाता, पर समय सीमा जो है हमें इसकी अनुमति नहीं देगी। पर एनीवेज पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसा मैंने कहा ये आंतरिक जीवन से जुड़ा हुआ है ना, कि मतलब हमेशा कुछ बाहर लिखना जरूरी नहीं है, अंदर लेखक, जैसा मैंने कहा ये आंतरिक जीवन से जुड़ा हुआ है ना, कि मतलब हमेशा कुछ बाहर लिखना जरूरी नहीं है, अंदर लेखक के बहुत कुछ चल रहा होता है। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है, ना जाने संभव भी है नहीं। तो लेखक यहाँ कहीं ना कहीं दूसरा सवाल उठा रहे हैं। पाठ के शुरू में, पाठ के टाइटल में ही वो पहला सवाल पूछते हैं, मैं क्यों लिखता हूँ। यहाँ पे दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, क्या इसका जवाब देना संभव भी है, क्योंकि इसका जवाब आंतरिक जीवन से जुड़ा हुआ है, अंदर अंतर मन से जुड़ा हुआ है। तो इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अंतर मन जो है उसको ऐसे ही हम बयान नहीं कर सकते। ये तो बाहर आपने कुछ देखा है ना कि छोटू मोटू की लड़ाई हो रही थी एक समोसे के लिए, आप लिख सकते हो। पर आपके अंदर मन में अगर कभी कुछ लग रहा है, कभी कुछ लग रहा है, पहले एक विचार आ रहा है, उसी का उल्टा ठीक दूसरा विचार आ रहा है, इन सब चीज़ों को लिखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसों का जिन्हें जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। कि अंतर मन में तो ऐसे बहुत से उत्तर निकलेंगे, पर वो जो वाकई बहुत विशेष हैं, जिनको जानने से दूसरों का भी लाभ होगा, उनको हम स्पर्श करेंगे। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों, आपको काम खुद करना पड़ेगा। तो लेखक भी कहते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूँ क्योंकि मैं खुद जानना चाहता हूँ। बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। लिखकर ही लेखक उस अभ्यांतर विवशता को पहचानता है। अब यहाँ देख सकते हैं अभ्यांतर, लिखकर ही लेखक अभ्यांतर विवशता को, अभ्यांतर मैंने बताया, लेखक खुद कहते हैं कि ये जो सवाल है मैं क्यों लिखता हूँ, इसका जवाब बहुत अंदरूनी है। तो आंतरिक विवशता क्या है ना, ये बहुत अभ्यंतर विवशता होती है कि अंदर से विवशता यानी कि क्या, कंपेल करना किसी को, मतलब मजबूर करना किसी को एक तरीके से। क्यों, क्या मजबूरी है जिससे लेखक लिखता है, तो ये मजबूरी बहुत आभ्यंतर है, मतलब बहुत अंदर से। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे सर लेखक मजबूरी में थोड़ी लिखता है, मतलब राइटिंग तो एक आर्ट है ना, वो तो फ्रीली आप एक्सप्रेस कर सकते हो। बट सी मजबूरी मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती, मजबूरी मतलब देयर इज़ अ बिग रीज़न फॉर डैट, है ना। उसका ये मतलब है, यानी कि आभ्यंतर विवशता, विवशता यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है उनके आभ्यंतर, यानी कि उनके अंदर, उनके अंतर मन में, जो उन्हें विवश करती है लिखने के लिए, ठीक है ना। मतलब उस विवशता के कारण लेखक लिखता है और लिखकर उससे मुक्त हो जाता है। जैसे आप पाठ आगे भी पढ़ेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया हिरोशिमा नागासाकी का जिक्र है, तो आपको पता चलेगा कि कई बार होता है ना बच्चों, जैसे मैंने आपको पाठ के शुरू में एक एग्जाम्पल दिया था कि फॉर एग्जाम्पल एक कवि जो है वो किसी नदी के किनारे बैठा है, उसका मन मदमस्त है, मन मस्ती से झूम रहा है, और एकदम से उसके अंदर बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है, तो वो एक कविता लिख देता है उस नदी के बारे में, जहाँ पे उसने पर्सोनिफिकेशन या रूपांतरण का प्रयोग किया होगा। हो सकता है नदी, जो नदी का तेज बहता हुआ पानी है, उसे किसी जवान जोशीले बच्चे के साथ उसकी तुलना की होगी। तो ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं ना वो, है ना। तो मतलब
उसने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, तो होता क्या है, अंदर से एक सडन अर्ज उठती है, अंदर से एक विवशता उठती है, और उस विवशता को सेटिस्फाई करने के लिए, उस विवशता को पूरा करने के लिए, या उस विवशता से मुक्त होने के लिए लेखक जो हैं लिखते हैं। ये एक कारण हो सकता है। मैं भी उस आंतरिक विवशता से मुक्ति पाने के लिए तथा तटस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते। अब देखो, आपको कृतिकार समझना होगा। कृतिकार वो जो कृति को जन्म दे। कृति यानी कि कोई भी कमाल की रचना, ठीक है, किसी भी कमाल की रचना को आप कृति कह सकते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, आपकी ये जो बुक है जिससे हम ये आपको पाठ पढ़ा रहे हैं, कोर्स ए वाले बच्चों को दो बुक है, क्षितिज, कृतिका। कोर्स बी वालों को जो बुक्स है उनका नाम है स्पर्श, संचयन। स्पर्श और संचयन तो आप मत समझिए, अगर इनकेस कोई कोर्स बी का बच्चा देख रहा है तो वो रिलेट कर पाएगा। तो देखिए, आपकी बुक का भी नाम कृतिका है, कि इसमें कृतिकाएं हैं, इसमें कमाल की रचनाएं हैं। कमाल की रचनाओं का ये जो कलेक्शन है उसी को कृतिका कहा गया है ना। क्योंकि एक से ज़्यादा कृतियां हैं, इसलिए कृतिका कहा गया है। अगर सिर्फ एक ही कृति होती तो सिर्फ कृति हो सकता था आपकी बुक का नाम। अब देखिए, कृतिका मतलब सॉरी कृति, कृतिकार किसको कहते हैं, जो किसी भी कृति को जन्म दे। किसी भी कृति को जन्म देना यानी कि कोई भी कमाल की रचना करना, है ना। तो लेखक सबसे पहले जो जो मैंने आपको बताया वो दिमाग में बैठा लीजिए। कृतिकार मतलब जो भी कोई कृति करे, कोई भी कमाल की रचना। ऐसे नहीं कि मतलब ऐसी ही कोई बकवास सी रचना की टाइम पास करने के लिए लिख दिया, नहीं। मतलब कुछ होना चाहिए उस रचना में, कुछ दम होना चाहिए। कोई कमाल की रचना लिखना, उसको कृतिकार कहते हैं। अब लेखक कहते हैं यहाँ पे आगे कि सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं, है ना। मेरा विश्वास है सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते। सभी लेखक कृतिकार क्यों नहीं होते, ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप अगर एग्ज़ाम दोगे हिंदी का कभी, तो हो सकता है कि आपको कोई निबंध लिखने आए, या कोई वाद विवाद लिखने भी कभी कभी आ जाता है। तो कोई निबंध लिखने आए, या फिर अगर कोई स्पीच भाषण वगैरह आपको लिखना है, तो आप एक तरीके से कृतिकार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपको एक तरीके से मजबूरी में लिखना पड़ रहा है ना। और आपके पास कोई बहुत बड़ा पर्पज़ नहीं है। मतलब हाँ, पर्पज़ ये है कि उद्देश्य ये है कि हाँ, मुझे परीक्षा में अंक पाने हैं, पर ये बहुत बड़ा उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से आप कृतिकार नहीं है, क्योंकि आप किसी कमाल की रचना को जन्म नहीं दे रहे, है ना। ये तो बस आपको एक टॉपिक दे दिया गया, आपको शायद उस टॉपिक पर लिखना पसंद ही नहीं, आपका शायद उस टॉपिक में इंटरेस्ट भी नहीं है, बस आपने ऐसे ही लिखना उस पर शुरू कर दिया। तो लेखक कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते। कुछ लेखक ऐसे भी होते हैं जो मतलब इधर उधर से दूसरों का काम कॉपी पेस्ट करते हैं, जिसको इंग्लिश में हम प्लेजियरिज्म कहते हैं, है ना, या फिर छपाई करते हैं। बच्चे भी कभी कभी परीक्षा में छपाई करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी बात है, मैं ये भी नहीं कह रहा, मतलब कभी कभी, समझ रहे हो ना। तो मतलब पॉइंट यहाँ पे ये है कि छपाई करने वाले तो कृतिकार नहीं हो सकते, क्योंकि वो खुद तो कुछ लिख नहीं रहे। और मैंने पहला एग्जाम्पल क्या दिया, एक स्टूडेंट जो सिर्फ मतलब मजबूरी में लिख रहा है, या फिर एवं ही लिख दे रहा है ना, तो वो भी एक तरीके से कृतिकार नहीं है। और साथ में कृतिकार कौन नहीं है, जो दूसरों के काम को ही बढ़ा चढ़ा करके लिखते हैं, है ना। तो वो भी एक तरीके से कृतिकार नहीं है, क्योंकि वो उनकी अपनी रचना है नहीं। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि सभी लेखकों को मैं कृतिकार नहीं मानता, है ना। जैसे कि अखबार में आपने कुछ लिख दिया, एक जगह पर कुछ कोई घटना हो गई, उसको आपने ऐसे ही उसको रिपोर्ट कर दिया, या उसको आपने एज इट इज़ अखबार में उतार दिया, इसमें कृति क्या की आपने, इसमें आपने कोई रचना नहीं की। अब यहाँ पे बच्चे पूछेंगे, सर मान लो कि कोई कवि जो है नदी के यहाँ पे बैठा है, उसने क्या रचना की, उसने अपने अंदर के भावनाओं को व्यक्त किया, है ना। उसने अपने अंदर की भावनाओं को जबान दे दी शब्दों से। मतलब उसने बेसिक रिपोर्टिंग नहीं की वहाँ जाकर के। अगर वो ऐसा लिख देता कि हाँ मैं हेलो डायरी, मैं नदी के पास बैठा हूँ, हवाएं चल रही हैं, पानी सहसा आ रहा है ना, और छोटा सा लिख के चला गया, तो शायद वो कृतिकार नहीं कहलाता। पर उसने अपनी इमेजिनेशन से कुछ लिखा, अच्छा, है ना। उसने तेज दौड़ते हुए पानी की एक ऊर्जाशील बच्चे के साथ तुलना की, है ना। उसने जो घास है जो लहलहा रही है, हिल रही है, उसने जो घास है जो लहलहा रही है, हिल रही है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, कभी लेफ्ट कभी राइट, है ना, हवा से, है ना, जो हिल रही है ना। उसने उस घास को हिलते हुए देखकर कुछ महसूस किया, उसका मानवीयकरण किसी और चीज़ के लिए किया। तो उसने कुछ रचा है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि कुछ हुआ उसने एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया वहाँ पे, या एज इट इज़ उसकी व्याख्या कर दी, है ना। तो वो जो कवि है वो एक कृतिकार है। पर जो एक नॉर्मल संपादक है जो केवल किसी घटना का चित्रण अपने शब्दों में एज इट इज़ कर रहा है, वो कृतिकार नहीं है। तो
तो ये एक कारण है जिससे लेखक कहते हैं कि सभी लेखकों को मैं कृतिकार नहीं मानता, है ना। पर सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं ताकि उनके अंदर से जब वो कुछ देखते हैं या सुनते हैं या आसपास कुछ होता है उनके, तो उनके अंदर से एक इच्छा आती है लिखने की, और उस लिखने, क्योंकि अगर वो नहीं लिखेंगे तो वो इच्छा से बंधे रहेंगे, तो वो लिखते ही उस इच्छा से मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। अब लेखक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि ना उनका सब लेखन ही कृति होता है, सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं। यह ठीक है कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद, अब लेखक एक तरीके से टू द पॉइंट आपको बताऊं तो वो लिख रहे हैं, वो बताते हैं कि दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं कि जिस वजह से लेखक लिखता है। एक आंतरिक व्यवस्था होती है, एक बाहरी व्यवस्था होती है। अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेखक क्यों लिखता है, अपने अंदर की व्यवस्था को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने अंदर की व्यवस्था को मुक्त करने के लिए, या उस व्यवस्था से मुक्त हो जाने के लिए, कि उसके अंदर कोई व्यवस्था, या मैंने और क्या वर्ड यूज़ किया गया था, कोई मजबूरी या कोई कारण आ जाता है स्ट्रांग। तो अब लेखक कह रहे हैं कि कृतिकार, कोई भी कृतिकार, तो लेखक यहाँ पे कृतिकारों की बात कर रहे हैं। वो कृतिकार जो है वो अपने अंदर की व्यवस्था या मजबूरी के लिए लिखता है, उस व्यवस्था या मजबूरी से छूट जाने के लिए। अब दो तरह की व्यवस्था या मजबूरी होती है, आंतरिक और बाहरी। आंतरिक मजबूरी, जैसा मैंने वो आपको कवि का एग्जाम्पल दिया कि वो आराम से एक नदी के पास बैठा है, पर उसको इतना अच्छा लगा, उसने कुछ ऐसा महसूस किया जो लोगों के साथ बांटना चाहता है, जो लिखना चाहता है ना। क्योंकि बच्चों, होता क्या है ना, ध्यान से समझो, कई बार माइंड में बहुत सारे आइडियाज आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कभी कोई डिसीजन लेना हो ना लाइफ में, सुनो, ये कोई रेगुलर मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, पर शिक्षण देने आए हैं, तो शिक्षा देकर ही जाएंगे। केवल यहाँ पे तथ्य बताने नहीं आए हैं कि पाठ में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो सुनो एक मिनट, ठीक है। अगर कभी भी जीवन में कोई डिसीजन भी लेना हो ना, कि यार समझ ना आ रहा हो कि ये डिसीजन लूँ या वो डिसीजन लूँ, ये काम करूँ या ना करूँ, तो क्या करो, एक सिंपल सा रीज़न, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, एक सीक्रेट भी, कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है, बहुत बेसिक सा चिंदी सा आइडिया लगेगा है भी। बस एक पेपर और पेन लो और वो चीज़ें लिख दो। मतलब तुम क्या करने की सोच रहे हो, उसके पॉजिटिव साइड्स, बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, इवन नेगेटिव साइड में बेस्ट केस सिनेरियो, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है। जब हम लिख देते हैं ना तो माइंड एकदम क्लियर हो जाता है। मैं जानता हूँ, मैं भी शुरू में यही सोचता था, अरे लिखने से क्या होगा, लिखने की ज़रूरत किसको है, टाइम वेस्ट होगा, जब तक मैं लिखूंगा तब तक तो आइडियाज़ बहुत ईजी से आ रहे हैं। पर पता है बच्चों, प्रॉब्लम क्या होती है हमारे माइंड की, कि मान लो कि हम किसी दुकान में गए, लड्डू और पेड़े की दुकान में, लड्डू और पेड़े ही मिल रहे हैं वहाँ पे, खाना क्या है। अब हम सोचते हैं लड्डू खा लेते हैं, लड्डू खाने का मन है, तब तक पेड़े की तरफ मतलब आंख जाती है, हम पेड़े के बारे में भी सोचते हैं, हम मन बना चुके हैं कि खाना लड्डू ही है, पर पेड़े के बारे में भी सोच रहे हैं। फिर सोचते हैं कि हाँ पेड़ा भी ठीक ही है, पेड़ा खा लेता हूँ। समझ रहे हो, जब हम कोई निर्णय लेने वाले होते हैं ना, तो हमेशा ये होता है कि हम किसी चीज़ की एक पहलू पे गौर करते हैं और उसके आधार पे उस चीज़ को चुनते हैं, तब तक दूसरी चीज़ का दूसरा पहलू आ जाता है। सो इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, तो ये अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है कि चीज़ों को लिख दो। उससे सारी चीज़ें एक तरीके से तुम्हारी आंख के सामने आ जाती हैं, और साथ ही साथ कैटेगराइज करने में और चीज़ों को आराम से समझा जा सकता है कि किस में पॉजिटिव ज़्यादा है, किसके सकारात्मक पक्ष अधिक है और नकारात्मक पक्ष जो है वो कम है, ठीक है। एनीवेज जो है, तो लेखक कहते हैं कि आंतरिक व्यवस्था यानी कि अंदर से कुछ होता है ना। और फिर जैसा मैंने बताया, माइंड में आइडियाज़ कभी बहुत तेज़ी से आते हैं, तो जब हम लिखते हैं तो सिंप्लीफाई हो जाता है। तो वो जो कवि है जो नदी के किनारे बैठा है, वो भी उन आइडियाज़ को सिंप्लीफाई करना चाहता है, वो भी सच में प्रकृति की खूबसूरती को समझना चाहता है, इसलिए वो ये रचना लिखता है, ठीक है। सर एग्ज़ाम में ये सब आएगा, ये सब तो मैं बता रहा हूँ एग्जाम में आ सकता है, पर ये सब मैं बता रहा हूँ ताकि तुम पाठ समझ पाओ, और ये सब पाठ में है ना। आंतरिक व्यवस्था यानी कि क्या होती है, कि जो आप अपना अंदर से क्या अनुभव कर रहे हो, है ना, कि अंदर से आपने कैसा अनुभव किया, अंदर से आपको किसी के लिए बहुत बुरा लगा हो और आपने उसके ऊपर एक कविता लिख दी, है ना। या फिर हो सकता है कि आपके किसी पास के रिश्तेदार का निधन हो गया हो, आप उन्हें बहुत याद करते हो, उनकी याद में आपने कुछ लिख दिया हो, ये आंतरिक व्यवस्था। बाहरी व्यवस्था कैसी होती है, जैसे मान लीजिए आप प्रसिद्ध हो गए, आप फेमस हो गए, और कोई एकदम से आकर के आपको बोल रहा है, कोई संपादक की प्लीज़ मेरे न्यूज़पेपर में आप एक आर्टिकल लिख दीजिए, है ना। यही कह रहे हैं ना कि बाहरी दबाव यही होता है कि
कोई आपको आके बोलेगा प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता से, कि या तो कोई प्रकाशक आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है या कोई संपादक आपसे आग्रह कर रहा है, कोई किताब वाला कि मेरी किताब के लिए एक कहानी लिख दीजिए, वो आपसे आग्रह कर रहा है, तो अब किसी को मना करना तो पसंद नहीं है ना। या हो सकता है कि कोई संपादक नहीं, कोई आपका अपना रिश्तेदार आपसे आग्रह कर रहा है कि एक कुछ लाइनें लिख दीजिए, या आप शायर है तो कुछ गाइने लाइनें गुनगुना दीजिए, मेरी बेटी की शादी है। अब मना तो कर नहीं सकते। तो ये सब बाहरी दबाव हो जाता है एक तरीके से। और इम्पॉर्टेंट एक एग्जाम्पल है आर्थिक समस्या, कि अब पैसे तो यार सबको चाहिए। आज के वर्ल्ड तो बहुत मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, बाटर सिस्टम तो रहा नहीं, वो ज़माना भी नहीं है जब सम्मान सब कुछ था। आजकल तो लोग धन को धर्म से भी ऊपर समझते हैं, है ना। हालांकि ये वो सभ्यता है जो हमेशा कहती रही कि सत्य सूर्य की तरह होता है, धर्म सूर्य की तरह होता है। लोग आंखें बंद रखें या खुली रखें, सूरज की रोशनी सबको दिखाई देती है। तो सभी को ये दिखाई देता है कहीं ना इंसान कौन है, कि अच्छा इंसान कौन है। पर सब जो है धन की ओर ज़्यादा झुकते हैं, क्योंकि आज के जीवन में धन आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। स्मरण रखना, धन आपको प्रसन्नता नहीं दे सकता, किंतु प्रसन्नता पाने के सारे उपकरण आपको दे सकता है धन, है ना। यही तो होता है ना, कई बार विदेशों में भी आपने देखा होगा कि पारिवारिक समस्या भी नहीं चल रही है, काफ़ी धन है, तो उस पार्टनर को या अपनी जो भी है उसे छोड़ करके और कुछ पैसे दे करके आगे बढ़ जाते हैं, है ना। अभी यहाँ इसमें समझने वाली बात ये है कि आजकल धन से सब सारी चीज़ें पूरी हो रही है। इसका पॉजिटिव साइड ये है, सकारात्मक पक्ष ये है कि अब अगर आप जीवन में थोड़ा बहुत क्या अच्छा खासा धन भी कमा लो ना, तो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हो। पहले के ज़माने की तरह नहीं है कि नहीं जाति क्या है, कुल संप्रदाय क्या है ना, लिंग क्या है तुम्हारा, या फिर ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, मोची हो ना बेटा, कितना भी कमा लो मोची ही रहोगे। अभी तो ऐसा नहीं है, मोची लोग बड़ी बड़ी दुकानें खोल रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं है तुम क्या कर रहे हो, खाली देखते हैं कमाते कितना हो। तो अगर तुमने अच्छा खासा पैसा कमा लिया तो तुम एक अच्छा जीवन जी सकते हो। नकारात्मक या नेगेटिव पक्ष ये है कि अब पैसा ही सब कुछ है भाई, पैसा ही बोलने लगा है ना। अब इसमें सही क्या है गलत क्या है इसके बारे में हम विवाद कर सकते हैं, पर हो तो यही रहा है। अब इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो और देखो कि अब मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ इससे, ठीक है ना। तो बाहरी दबाव मैंने आपको बताया कि आर्थिक समस्या पैसे कमाने के लिए, या फिर कोई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई आग्रह कर रहा है बाहर से, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष यानी कि भीतरी प्रकाश को निर्मित करता है। कई बार ऐसा होता है ना बच्चों की, कोई आपको बाहर से बोल रहा है कि आप ये लिख दीजिए लिख दीजिए ये लिख दीजिए इसके ऊपर, तो आप सोचते हैं तो आपके अंदर से वो लिखने की इच्छा जाग जाती है। कि कई बार ऐसे तो आपका मन नहीं था लिखने का, पर ये तो यूं तो किसी ने आग्रह किया, या क्योंकि किसी ने कहा और बहुत बार आपसे कहा, या आपकी आर्थिक समस्या है तो आपने लिखना चाहा, और जब आपने लिखना शुरू किया तो सच में वो उसके उस चीज़ को लिखने के लिए एक अंदर से इच्छा आपके जाग गई। यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, कृतिकार जो भी कुछ अच्छा लिखे, यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व बहुत होता है। कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं कि बिना इस बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते। इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। अब लेखक आगे एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आप रात में सो रहे हैं और नींद खुल जाने पर, है ना, लोग होता क्या है कि ऐसे तो आपने मानो कि 4-5 बजे का अलार्म लगाया है सुबह, पर आपकी नींद 2-3 बजे ही खुल गई। अब आप उठ तो गए हैं, पर आप आलसी हैं, तो आप क्या करते हैं, फिर से सो जाते हैं कि नहीं 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 यार अलार्म तो अभी बजा नहीं है, और अलार्म बजने का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तब तक नहीं उठते जब तक अलार्म ना बज जाए। कुछ केसेस में क्या होता है कि हाँ अभी आप उठ गए हैं 2-3 बजे, ऐसे भी आधे एक घंटे में अलार्म बजने वाला है, तो आप दोबारा सोते नहीं हैं। वो जो एक्स्ट्रा आधा एक घंटा आपको मिला, आप उसको कैसे ना कैसे यूटिलाइज कर लेते हैं, कैसे ना योग कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से वो ये भी कह रहे हैं कि वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र मिलता है। बाहर का दबाव सहायता कर सकता है, जो आप में से कोई एक लेखक है, आप में से कोई आकर के कहेगा कि यार देखो ये जो इसराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध हो रहा है, इसमें इसराइलियों के ऊपर या यहूदियों के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, या फिलिस्तीनियों के ऊपर, चलो ये एग्जाम्पल हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो चैप्टर का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, तो वहाँ पर जाकर के आप देखोगे
या आपसे कोई कहेगा यार इसके ऊपर लिखो, क्या ये बात सच में सही है कि एक युद्ध के लिए सबसे खतरनाक हथियार का उपयोग किया जाए, वो भी मासूमों के ऊपर, है ना, शहरों के ऊपर, ये नहीं कि मतलब सेना के फौज के ऊपर, नहीं नहीं, शहरों के ऊपर, वो भी जापान के दो सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक तरीके से भारत के पर्सपेक्टिव से या भारत के दृष्टिकोण से बताऊं तो बम्बई कोलकाता के ऊपर, ठीक है। ऐसे शहरों पे क्या ये करना सही है, आम लोगों को मतलब स्वाहा कर देना, क्या ये सही है? अब शुरू में आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, क्या है ये, अभी जापान किधर है, भारत किधर है, क्या मैं जापान के बारे में लिखूं। लेकिन नहीं, फिर आपने थोड़ा सोचा और फिर ऐसे तो ये बाहरी दबाव ही है कि किसी ने आपको कहा लिखने के लिए, पर सच में फिर आपके अंदर से ये सच में आया कि नहीं यार ये सही नहीं है। हो सकता है आपने किसी रोती हुई जापानी महिला को देखा हो, किसी किलकारी लेते हुए बच्चे को देखा हो, जो शायद कभी एक आंख से दोबारा देख नहीं पाएगा। समझ पा रहे हैं ना? मैं हंस नहीं रहा, मैं मुस्कुरा रहा हूँ। बाहरी व्यवस्थाएं कई बार अंदर से झंझोड़ भी देती हैं। कई बार होता है कि बाहरी व्यवस्था नहीं, अगर आपके अंदर से कुछ आ रहा है तब तो कमाल की बात है। आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, आपने कुछ महसूस किया, आपके अंदर से कुछ आया, आपने लिख दिया। कई बार बाहरी व्यवस्था भी अच्छी खासी मदद कर देती है कोई अच्छी रचना लिखने पर, ठीक है। ये भी बहुत ही कमाल की बात है। ये भीतरी व्यवस्था क्या होती है? बाहरी व्यवस्था तो आपने बता दी, इस कि मतलब संपादक ने कुछ बोला, किसी ने आपसे आग्रह किया, या आर्थिक स्थिति को पैसों के लिए आपने किया। अब भीतरी व्यवस्था को बखानना या भीतरी व्यवस्था को बताना बहुत कठिन है। क्या वह नहीं होती यह बताना शायद कम कठिन होगा। लेकिन होती तो ज़रूर है, या उसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित वही अधिक उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ चर्चा करूं जिसमें मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। ऐसे तो ये किसी कविता की, इसमें कोई कविता आपको दी नहीं गई है पाठ में। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर इन्होंने एक कविता लिखी है। वो कविता आपको इस पाठ में नहीं दी गई है, पर आपको ये बताया गया है कि कविता लिखने से पहले कैसी सोच जो है उनके दिमाग में आई। तो बताते हैं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ। अब देखो, ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें आपको चीज़ें थोड़ी और समझ में आएगी। इससे पहले लेखक ने क्या बताया, कोई भी लेखक क्यों लिखता है, आंतरिक व्यवस्था, बाहरी व्यवस्था। आंतरिक व्यवस्था अभी तक एक्सप्लेन नहीं की गई है, बाहरी व्यवस्था आपको एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया गया है। आंतरिक व्यवस्था का थोड़ा आपको आइडिया दिया गया है कि हाँ आपने कुछ महसूस किया, आपने कुछ देखा, आपको कुछ बहुत अच्छा लगा और फिर आपके अंदर से इच्छा हुई कि मेरे को इसके बारे में लिखना है। बाहरी व्यवस्था, बाहर से किसी ने आग्रह किया या फिर पैसों की तंगी या पैसों की ज़रूरत की वजह से आपने लिखा। ये दो मेन कारण होते हैं। अब आंतरिक व्यवस्था को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, ये आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब लेखक जो हैं अज्ञेय जी, वो खुद विज्ञान के विद्यार्थी हैं, है ना, नियमित। हाँ हाँ बच्चों, और एक बात कि ये जो है ना पाठ के लेखक, इनका असली नाम अज्ञेय नहीं है। अज्ञेय तो ये मतलब लास्ट में ऐसे ही लगाते थे पेन नेम। जैसे जिनको नहीं पता, पता नहीं, काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होता, अगर आपको पता है तो कमाल की बात है, कि प्रेमचंद जी का भी वास्तविक नाम प्रेमचंद जी नहीं है। ये तो उनका पेन नेम है, यानी कि ये तो वो अपनी रचनाएं लिखते वक्त लिखते हैं। उर्दू में अपनी रचनाएं लिखते वक्त वो अलग नाम इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में अपनी रचनाएं लिखते वक्त वो प्रेमचंद नाम इस्तेमाल करते थे या प्रयोग करते थे। पर अपने असली नाम से ज़्यादा अब लोग उसे प्रेमचंद नाम से ही जानते हैं। आपको गोदान पढ़नी चाहिए, कमाल की बात है। गोदान तो अब एक ट्रेन भी है, पर मतलब है तो वो छपरा एक्सप्रेस, पर लोग उसको गोदान बोलते हैं। पर नहीं, अच्छा नाम है गोदान, काफ़ी कमाल की कहानी है अगर आपने कभी पढ़ी हो तो। तो अब लेखक कहते हैं अज्ञा, हाँ मैं ये बता रहा था कि अगर इनकेस इस चैप्टर की कुछ पंक्तियाँ वर्स्ट केस सिनेरियो में आ जाती है आपको एग्जाम में, और चैप्टर के लेखक का नाम पूछा जाता है, तो आप अगर अज्ञेय लिखेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था ऊपर कि चैप्टर के टाइटल के नीचे भी अज्ञेय ही दिया गया है। तो आपको ज़रूर नहीं है कि अरे मैं असली नाम याद रखूँ, वो 3 नामों वाला बड़ा सा नाम, सिर्फ अज्ञेय याद रखो, काफ़ी बड़ी बात है। अब लेखक या अज्ञेय जी ये कहते हैं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। लाजमी सी बात है कि आप में से भी काफ़ी लोग साइंस लेंगे आगे जाके, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ लेने वाले बच्चों को भी मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं, ठीक है। स्मरण रखना बच्चों, ज़रूर नहीं है कि आप मुझसे कभी मिले नहीं तो आप मेरा आशीर्वाद नहीं ले सकते। आशीर्वाद हृदय की भावना से दिया जाता है, और हृदय तो सागर की तरह होता है। जिस प्रकार सागर में हाथ डालने वाले को जल मिल ही जाता है, सागर कभी ये नहीं चुनता कि किसे उसका जल मिलेगा, किसे उसका जल नहीं मिलेगा,
है ना। जो भी सच्चे मन से जल पाने की आशा से सागर में हाथ पिरोता है, उसे जल प्राप्त हो जाता है। उसी तरीके से हमारा साक्षात्कार कभी हो या ना हो, हम कभी मिले या ना मिले, है ना, लेकिन फिर भी सच्चे मन से अगर आशीर्वाद की कामना करोगे, आशीर्वाद के लिए अगर सोचोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी इच्छा अच्छी होगी, सच में मन से देना चाहोगे, तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। खुश रहना चाहिए, हर किसी को खुश रहो, ठीक है। तो लेखक यही कहते हैं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, मतलब साइंस के स्टूडेंट है, मेरी नियमित शिक्षा उसी रूप में हुई। अणु क्या होता है? अणु यानी कि एटम, परमाणु यानी कि मॉलिक्यूल्स काइंड ऑफ, है ना। रेडियम धर्मी तत्वों का अध्ययन करते हो। रेडियम यानी कि रेडिएशन वाले तत्व जो है ना। तीन तरीके के रेडिएशंस होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, है ना। तीन तरीके के रेडिएशंस होते हैं, उसमें गामा रेडिएशन सबसे खतरनाक है। मतलब जो लोग अवेंजर्स देखते हैं उनको पता होगा कि हल्क जो है वो गामा, एनीवेज उसके पीछे क्या रीज़न है वो एग्जैक्टली फिल्म में नहीं दिखाया गया है। आपको समझना ये है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स में भी रेडिएशन होते हैं, ठीक है। एटमी ताकत में या एटम बॉम्ब में भी रेडिएशन होते हैं, उस वजह से आसपास की फसलें नष्ट हो जाती हैं, कई सालों तक फसलें नहीं होती, बारिश भी नहीं होती कई समय तक, ठीक है। तो ये रेडिएशन यानी कि रेडियम धर्म तत्वों के बारे में लेखक ने पढ़ा था, है ना। विज्ञान के बारे में लेखक को काफ़ी अनुभव था। अब फिर जब लेखक बताते हैं कि जब हिरोशिमा पे अणु बम गिरा, यानी कि परमाणु बम, एक तरीके से एटम बॉम्ब गिरा, एटम को ही हिंदी में अणु बोलते हैं, तो एटम बॉम्ब को अणु बम कहा गया, क्योंकि एटम इज इक्वल टू अणु इन हिंदी। तो जब हिरोशिमा पर अणु बम या एटम बॉम्ब गिरा, तब उन्होंने समाचार पढ़ा और उसके उसके पर्वतीय प्रभावों का भी विवरण पढ़ा कि पर्वतीय यानी कि पर्वत यानी कि ज़मीन के ऊपर, कि एटम बॉम्ब जब हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा तो लोग तो मरे, पर हिरोशिमा और नागासाकी की ज़मीन पर, इन शहरों की ज़मीन पर क्या क्या असर पड़ा, पर पर्वतीय प्रभाव जो हुए उनके बारे में भी देखा इन्होंने, है ना। और फिर एक बार फिर अपनी इसी चीज़ के बारे में बताते हैं। इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आ गया, कि मतलब आज भी, मतलब ये पार्ट आजकल तो काफ़ी कम हो गया है, पर ये पार्ट जो है जब लिखा गया, तो लेखक कहते हैं उस वक्त भी, हालांकि 1945 में ही अमेरिका ने बम गिराया था, पर आज तक प्रभाव देखे जा सकते हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। कि यार ये क्या बात हुई, मतलब मतलब इंसानियत को शर्मसार कर दिया यहाँ पे, ऐसा लेखक का मानना था कि यार मेरे बुद्धि ने भी विद्रोह किया, स्वाभाविक है, मतलब ये कॉमन सी बात है, किसी की भी बुद्धि विद्रोह करेगी। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो व्यवस्था होती है वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है, और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है। अब यहाँ पे काफ़ी कमाल का पॉइंट लेखक कह रहे हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं चाहता हूँ आप लेखक की जगह अपने आप को रख करके देखो, कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये होता है कि आप भी सुनते हो कि हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिरा। अब फिर होता क्या है कि एकदम से आपका माइंड रिवोल्ट करता है, यार ये क्या बकवास बात है, ऐसे कैसे तुम कर सकते हो। या फॉर एग्जाम्पल 26/11 के हमले में, मतलब कार्ट्रिज खाली कर रहे हो तुम, मतलब मैगजीन खाली कर रहे हो बंदूकों की लोगों के ऊपर। तो अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि बुद्धि में विद्रोह होता है ना, माइंड में रिवोल्ट होता है, यार ये गलत है, और फिर हम जो है उस वजह से चीज़ें लिख देते हैं। पर अब लेखक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। लेखक की अनुभूति में और अनुभव में फ़र्क होता है। अब बच्चों चलो इसको ध्यान से समझो, ठीक है। 26/11 हमले में तुम तो थे नहीं, या फिर हिरोशिमा नागासाकी हमले में तुम तो थे नहीं, हमें कुछ तुमने कुछ कहीं से तुम्हें पता चला, उसके आधार पे कुछ, मतलब तुमने अपने अंदर महसूस किया, तुम्हारे मन में विद्रोह हुआ और तुमने लिखा उसके बारे में जो भी तुमको सही लगा। अब यहाँ पे एक अनुभव की बात हो रही है ना। अनुभव की बात हो रही है, यानी कि सॉरी सॉरी, अनुभव की नहीं, अब यहाँ पे अनुभूति की बात हो रही है। चलो मैं इतना कंफ्यूज नहीं करता अनुभव अनुभूति क्या है, बस इस चीज़ को इस तरीके से समझो कि अब एक केस में क्या हुआ कि बच्चों आपने एज लेखक के तौर पे हिरोशिमा नागासाकी के बारे में सुना, आपके माइंड में बहुत रिवोल्ट उठा, बुद्धि ने विद्रोह किया, आपने कुछ लिखा। अब वो जो अब पुराने वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था, है ना। कौन सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था? कवि वाला। कवि कहाँ बैठा है? नदी के किनारे बैठा है। नदी के तेज भागते पानी की तुलना उसने स्फूर्ति या फिर जोशीले बच्चे के साथ है ना। तो अब समझो कि यहाँ पे दोनों जगह फ़र्क क्या है। एक जगह हिरोशिमा नागासाकी में आप खुद वहाँ नहीं थे, आपने सुना, और आपके अंदर से उस चीज़ को सुनने के बाद कुछ आया, आपने उसके बेसिस पे कुछ लिखा। दूसरे केस में आपने खुद अनुभूति की,
आपने खुद उस लम्हे को जिया। वो जब पानी दौड़ रहा था उसे देखा, उसमें पाँव डुबाया, जब हवाएं सनसना करके चल रही थी तो आप मुस्कुराए। है ना? समझ पा रहे हो? अब मैं आगे और बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो लेखक भी ये कहते हैं कि है ना, बुद्धि के स्तर पर बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी था। पर अनुभूति के स्तर पर जो विवशता होती है वो बौद्धिक पकड़ से आगे तक आगे की बात है। और उसकी तर्क संगति की भी अपनी अलग होती है कि बुद्धि के स्तर पे एक लिखावट अलग है, और जो खुद बुद्धि के स्तर पे एक अलग है, और एक जो स्वाभाविक जो आपने अनुभूति की, जो अंदर से आपने वो मोमेंट जिया, उसका भी एग्जाम्पल अलग है ना? यो युद्ध काल में भारत की पूर्वीय सीमा पर देखा था कि कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियों को मार देते थे। अब अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं फिर से आपको बताता हूँ वो पॉइंट जो मैंने पहले बताया। आपको अभी बस इतना जानना है। एक लेवल ये होता है बच्चों कि आपने कहीं से कुछ सुना, आपको कहीं से कोई जानकारी मिली, उसके आधार पे आपने कुछ लिखा, उस जानकारी को पाने के बाद आपने कुछ महसूस किया, उसके आधार आधार पे आपने कुछ लिखा। दूसरी चीज़ क्या है? आपने खुद कुछ जिया, आपने खुद किसी चीज़ की अनुभूति की, खुद उस किसी लम्हे को जिया और उस लम्हे के बारे में आपने लिखा। ठीक है? समझ गए ना दोनों में डिफरेंस क्या है? एक केस में आपको बाहर से कोई जानकारी मिली, इस केस में आपने खुद लम्हे को जिया। अब आपको आगे समझना है कि लेखक कहते हैं कि उन्होंने ये भी देखा था कि उत्तर भारत में, है ना, माफ कीजिए, पूर्वीय भारत में, पूर्व यानी कि ईस्ट में, लेखक ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंककर हजारों मछलियों को मार देते थे। कि वो कांटा कांटा फंसाएंगे क्या वहां पे? भाई फिशिंग रॉड थोड़ी लेके आएंगे वहां पे, या जाल फेंकेंगे, सीधा बम मारते थे। बहुत गलत बात है। और बम मार के पानी तो गंदा होगा, मछलियां मार देते थे। और बहुत सारी मछलियां मर जाती थी उस वजह से। बहुत सारे बम फेंकते थे, पता तो नहीं था कौन सा बम मछली मारेगा या नहीं, अंदाज से बहुत सारे बम फेंक देते थे। और मरी हुई मछलियां जो है उन्हें लेकर के धो करके छील करके खा लेते थे। उन्हें ज़रूरत बहुत कम मछलियों की होती थी, पर बहुत मछलियों को मार देते थे बम मार मार के। तो ये सब सुन करके लेखक को बहुत व्यथा भीतर से उमड़ती थी। भीतर से बहुत उनको अजीब सा लगता था, एक एक बेचैनी सी उमड़ती थी, है ना? उससे एक सीमा तक अणु बम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव तो कर ही सका था। वो देख मतलब इस एक्सपीरियंस को रिलेट कर रहे हैं हिरोशिमा नागासाकी पे जो अणु बम एटम बम गिरा है उससे। अब फिर लेखक आगे कहते हैं कि एक बार मुझे जापान जाने का अवसर मिला। बच्चों, जापान एक कमाल का देश है, आपको भी कभी जानने का अवसर मिले, मैं भी खोज रहा हूँ, मिले तो जाना चाहिए। ठीक है? तो वो कहते हैं कि जब मैं एक बार जापान गया तो मैं हिरोशिमा भी गया, और वहाँ अस्पताल भी देखा, वहाँ जहाँ पे रेडियम पदार्थ यानी कि रेडिएशन से आहत हुए लोग वर्षों से कष्ट पा रहे हैं। किसी कोई लूला हो गया है ना? बम तब गिरा था जब मानो कि उनकी उनके पापा रहते थे, पर उनके जीन्स में बदलाव आ गया रेडियम पदार्थ रेडिएशन की वजह से। तो उन पापा का बेटा या बेटी को भी परेशानी है। तो लोग वर्षों से उस अस्पताल में इलाज करा रहे हैं अपनी डिसेबिलिटी का, जो उस एटम बॉम्ब की वजह से हुई, है ना? तो इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। प्रत्यक्ष अनुभव यानी कि सामने का अनुभव, लेखक ने खुद वो देखा, उस लम्हे को जिया। इससे पहले क्या हुआ था? इससे पहले उन्होंने सुना था कि हिरोशिमा नागासाकी में ऐसा हुआ है, उसके आधार पे माइंड ने रिवोल्ट किया, उन्होंने कुछ लिखा। पर अभी यहाँ पे अनुभूति की उन्होंने उन्होंने खुद जिया, खुद महसूस किया, खुद उनके दर्द को समझा, और उसके बाद उन्होंने लिखा, है ना? वो क्या कहते हैं? अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है। अनुभूति जो है वो कल्पना कल्पना या अनुभूति क्या होती है? देखो बच्चों, एक होता है अनुभव, कि आपने नॉर्मली कोई चीज़ एक्सपीरियंस की, है ना? कि आपने कभी चॉकलेट आइसक्रीम खाई है? हाँ सर, बहुत बार खाई है, मैंने चॉकलेट आइसक्रीम खाने का अनुभव है मुझे। आपने कभी स्कूटी चलाई है? हाँ सर, स्कूटी चलाने का अनुभव है। अब अनुभूति यानी कि रिलेट करना, रिलेटेबिलिटी इज इक्वल टू अनुभूति, फील करना। कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी भूखे कुत्ते के बच्चे को देखते हो, तो आप उसकी आंखों में देख करके उसकी भूख में स्कूटी चलाने का अनुभव है। अब अनुभूति यानी कि रिलेट करना, रिलेटेबिलिटी इज इक्वल टू अनुभूति, फील करना। कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी भूखे कुत्ते के बच्चे को देखते हो, तो आप उसकी आंखों में देख करके उसकी भूख महसूस कर सकते हो। जरूर नहीं है कि आपको भी भूख लगने लगेगी। बात यह है कि आप उसकी विवशता समझ जाओगे कि हाँ यार, ये सच में भूखा लग रहा है, कि बेचारा है, शायद इसको मदद की ज़रूरत है ना? समझ पा रहे हो? कुछ चीज़ें होती है ना बच्चों, जो अच्छे से अच्छा शिक्षक आपको समझा नहीं सकता, सिर्फ समझी जा सकती है ना?
सर पर एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे? अगर चीज़ों को सच में समझोगे तो सब अच्छा होगा। कुछ ना कुछ लिखोगे और जो लिखोगे वो सही लिखोगे क्योंकि तुमने सही समझा है। ठीक है? तो हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ लिखा नहीं। तो लेखक क्योंकि अनुभूति कर ही रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे, लोगों के दर्द को फ़ील कर ही रहे थे, तो उन्होंने उस अस्पताल में लोगों को देखा तो तुरंत कुछ लिखा नहीं, थोड़ा टाइम लिया। अब इस अनुभूति की प्रत्यक्ष कसर थी। अब वो एक और अनुभूति की बात करते हैं कि एक बार सड़क पर जब वो घूम रहे थे तो उन्होंने इस पत्थर का बड़ा टुकड़ा देखा जो शायद कभी पहले एक दीवार रही होगी। उस दीवार पे आप भी देख सकते हैं कि एक छाया जैसा है, एक आदमी की छाया जैसा। तो फिर लेखक समझ जाते हैं कि शायद जब ये दुर्घटना हुई होगी, ये बम गिरा होगा, तब कोई बेचारा शख्स यहाँ खड़ा होगा, है ना? तो कवि माफ़ कीजिए अज्ञे जी आगे कहते हैं कि जब बम गिरा होगा तो बम फूटता है तो बहुत सारी गर्मी और आग तो निकलती है, पर रेडिएशन भी निकलती है जिसको रेडियम रेडियम, तो रेडिएशन जो है इस आदमी के शरीर के अंदर समा गई होगी। और जो प्रचंड ऊर्जा निकली उसने पत्थर को, ये पत्थर नहीं एक्चुअली बहुत बड़ी दीवार होगी, उसे उड़ा दिया होगा। ये तो एक छोटा सा टुकड़ा रह गया उस दीवार का जिसे बड़ा सा पत्थर समझा जा रहा है ना। और उसके ऊपर उसका शरीर छप गया होगा, उसका शरीर जो है वो भाप बन करके तुरंत ही उड़ गया होगा और उसके शरीर के अंतिम अवशेष जो हैं वो एक तरीके से परछाई के तौर पे यहाँ पे रह गए। ठीक है, इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जैसे पत्थर पर लिखी गई, मतलब ये पूरी दुर्घटना पत्थर पर लिख दी गई। ठीक है, उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा, अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उगाया और डूब गया। क्यों डूब गया सर? बच्चों इसलिए क्योंकि हो चुका था, ये अब कुछ नहीं कर सकते। होता है ना किसी के साथ बहुत बुरा हुआ कि विद्रोह कर सकते हैं, बुरा फील कर सकते हैं, रो सकते हैं, आंसू बहा सकते हैं, आंसू पोंछ सकते हैं किसी के, पर कुछ कर नहीं सकते। इसे, ये जो शख्स दिख रहा है ना इसे वापस नहीं लाया जा सकता। हाँ, पर ऐसा प्रयास किया जा सकता है कि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो। मैं कहूँ कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरी अनुभूति प्रत्यक्ष का मैं भोक्ता बन गया, कि अब उन्होंने खुद फ़ील कर लिया, अनुभूति यानी कि फ़ील कर लिया कि सच में कैसा हुआ होगा, कैसा दुःख होगा, कैसा दर्द होगा, है ना? उन्होंने सच में फ़ील कर लिया, भोक्ता बन गए, खुद एक एक्सपीरियंसर बन गए हिरोशिमा के विस्फोट का, जबकि वो वहाँ थे ही नहीं जब ये हुआ। कैसे इन्होंने भोक्ता बन गए? उनके दुःख और दर्द को समझा, अनुभूति कर ली इस चीज़ की। इसी में यह विवशता जागी, भीतर की आकुलता। अब जब ये उन्होंने खुद एक्सपीरियंस कर लिया तो वो अंदर से, अब यहाँ पे आंतरिक विवशता के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, बाहरी विवशता जो है मैंने आपको बताया था यार, या तो पैसों की तंगी है या फिर कोई आपसे कह रहा है करने के लिए कर दो, या आपने कुछ हो सकता है कि बाहर कुछ देखा हो कि यार कोई कार एक्सीडेंट वगैरह कुछ लिख दिया हो, है ना। अंदर की विवशता, अंदर से कोई अर्ज आया हो, जैसे वो कवि जो है वो नदी के किनारे पे बैठा है ना। या फिर अंदर से कैसे हो सकता है मतलब आंतरिक व्यवस्था हो सकती है जैसे आपने खुद अनुभूति की हो, है ना, कि आपने खुद किसी चीज़ के दुख और दर्द के बारे में सुना हो, आपने समझा हो, महसूस किया हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको कंफ्यूज नहीं करनी है, कि जो इस चैप्टर में मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाई थी, चाहिए तो मैं फिर उसको बता देता हूँ, कि आंतरिक, माफ़ करना, बाहरी व्यवस्था भी कभी कभी उत्तम रचना करवा देती है। कि मान लीजिए बच्चों, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, है ना। मैं शायद भूल रहा हूँ पर शायद मैंने हिरोशिमा का ही एग्जाम्पल दिया था, कि मान लो कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है हिरोशिमा, यार जापान कहाँ है, भारत कहाँ है, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। हाँ, आ रहा है ना। हाँ, कि यार मान, फिर भी बता देता हूँ, मान लो कि आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है जापान भारत में, आप भारत में रहते हो, जापान में कोई संपादक आपको आके बोलता है यार देखो ना, मतलब जापान में हिरोशिमा पे जो बम गिरा, हिरोशिमा नागासाकी पे, कुछ लिखना है इसके ऊपर। आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, साला जापान कहाँ भारत कहाँ, मैं क्या लिखूँ। लेकिन फिर भी जब आपने उसको, अब व्यवस्था है, आपका कोई सीनियर बोल रहा है या कोई बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, आपका कोई करीबी, आपने उस घटना को पढ़ा और अंदर से फिर कुछ आ गया, तो सर इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे बाहरी व्यवस्था तो है प्लस अंदर से भी कुछ आया। तो सर ये बाहरी व्यवस्था में आएगा या ये आंतरिक व्यवस्था में आएगा? ये दोनों में आएगा। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? बाहरी व्यवस्था के कारण। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पैसों की कमी है, तो आपने सोचा कि यार एक डायरेक्टर हूँ, कोई फ़िल्म बना लेता हूँ, है ना, पैसों के लिए बस,
और गलती से वो फिल्म हिट हो गई, है ना, या वो फिल्म करते वक्त आपको कुछ बहुत अच्छा रियलाइज़ हुआ, आपने उस फिल्म में अपना 100% दिया, फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हो गई। अब समझो यहाँ पे, हालांकि आपने कुछ रियलाइज़ किया, पर किस वजह से किया, रीज़न इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर वो रीज़न बाहर से आ रहा है तो ये बाहरी व्यवस्था है, अगर रीज़न अंदर से आ रहा है तो आंतरिक व्यवस्था है। समझ पा रहे हो, है ना? ये पार्ट जो है इसी बारे में। और फिर जब लेखक ने भी, अब यहाँ पे पहले तो उन्होंने सुना था हिरोशिमा नागासाकी के बारे में, तब लिखा था। अब ये खुद हिरोशिमा गए, अस्पताल देखा, वो चट्टान देखी, या शायद वो दीवार का हिस्सा देखा, और फिर महसूस किया। अब जो इन्होंने लिखा ना, ये पूरा आंतरिक व्यवस्था है। इससे पहले जो इन्होंने लिखा था सुन करके, वो बाहरी व्यवस्था हो सकता है कि बाहर से किसी ने उनको बोला होगा, ठीक है, या बाहर से उन्हें कुछ पता चला होगा। फिर उन्होंने एक कविता लिखी, रेलगाड़ी से लौट रहे थे भारत, है ना, और फिर उन्होंने लिखा, सर जापान से भारत रेलगाड़ी में होती थी उस समय, है ना, या फिर हवाई, मतलब नाव से, नाव क्या बोल रहा हूँ, जहाज़ से गए होंगे। पर भारत में आने के बाद भारत की राजधानी से, या जहाँ पर भी जहाज़ ने छोड़ा होगा वहाँ से अपने देश जाने में रेलगाड़ी, या जापान में ही एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल कर रहे होंगे, हिरोशिमा घूमने आए थे, दोबारा अपने होटल जिस शहर में वहाँ जा रहे होंगे, तो जापान में ही। अब भारत में ट्रेन में बैठ के लिखा या जापान में ट्रेन में बैठ कर के लिखा, ये नहीं लिखा है इन्होंने, खाली लिखा भारत, हाँ सॉरी, लिखा है मेरी गलती, भारत लौट कर रेलगाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने कविता लिख दी हिरोशिमा के ऊपर। अब कविता अच्छी है बुरी है क्या फ़र्क पड़ता है, पर मेरे निकट, यानी मेरे लिए तो सच ये है कि उसकी अनुभूति प्रसूत है, उसकी अनुभूति जो है वो मेरे अंदर से उत्पन्न हुई है, उसकी अनुभूति जो है वो सच्ची है। समझ पा रहे हो? ये कविता है, चलो पढ़ ही लेते हैं बच्चों, इतना टाइम लिया है तो। एक दिन सह माफ कीजिए, हिरोशिमा। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से, छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के, काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में, कुछ क्षण का यह उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गच पर, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। मानव की ही है। शुक्रिया बच्चों, मैं हूं शुभम गुप्ता या शुभम संभव, आपके समय के लिए शुक्रिया।